उपस्थित रुक जाओ, मुश्किल से विज्ञान भवन में एंट्री मिली है, शांति बना लो। धीर सिंह जी रुक जाइए। आज विचारों पे हमें मंथन करना है और अभी श्रीकांत जेना जी ने मुझे कहा कि मैं बहुत कूल हूं और आप लोग बहुत गर्म हो, तो दोनों के मिश्रण से कुछ गुनगुना मिल जाएगा। बहुत विशाल मंच आज आपके सामने और बार बार ऐसे अवसर नहीं मिलते। बहुत बुद्धिजीवी लोग जिनका खुद का एक जीवन का दर्शन है, अनुभव है लंबा, वे सब यहाँ आए हैं। एक तो इसलिए आए हैं कि उनके मन में चौधरी चरण सिंह जी के प्रति विशेष श्रद्धा है। चौधरी चरण सिंह जी ग्रामीण भारत के धरती के तप में पैदा हुए थे और मई के इस तप में हमारे बीच नहीं रहे। लेकिन 35 साल बाद भी हम ये नहीं कह सकते कि चौधरी चरण सिंह जी की विचारधारा समाप्त हो गई है। आज भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। मैंने वीडियो देखा और भी लोगों ने देखा और मंचासीन सभी सम्मानित नेताओं ने भी देखा, जिन्हें मालूम है कि कब क्या चौधरी साहब ने किया था। बहुत उसमें लोग ऐसे हैं जो शामिल थे उन इवेंट्स में, उन मूवमेंट्स में, उन कार्यक्रमों में, लेकिन रोंगटे आज भी खड़े हो जाते हैं। आज सुबह किसान घाट पे यज्ञ हुआ, उनके समाधि पे हमने अपनी श्रद्धांजलि दी। गांव देहात से दूर से चल के लोग आते हैं। तो ये चौधरी चरण सिंह जी का विराट व्यक्तित्व था और उनके काम थे, उनके जीवन के संघर्ष थे, जिनका प्रभाव आज भी हम और आप महसूस करते हैं। और इसलिए ऐसे विशेष अवसर पर यहां से लेकर त्रिपुरा तक इतने दूर दराज के क्षेत्रों, कई राज्यों में अनुभवी सांसद, मुख्य धारा में राजनीति करने वाले बड़े चेहरे आज यहां उपस्थित हैं। सभी इन अभिभावकों का मैं स्वागत करता हूं। राष्ट्रीय लोकदल के इस परिवार, चौधरी चरण सिंह जी के परिवार की तरफ से हम सब एक परिवार की तरह हैं और जो चौधरी साहब की लड़ाई थी हम सबको मिलकर लड़नी। जो श्रीकांत जेना जी ने कहा, मैं पहले उनको धन्यवाद कहूंगा कि उन्हीं की पहल थी और उन्होंने ही ये प्रस्ताव तैयार किए और जो उन्होंने बात कही कि ये एक शुरुआत है, ये एक चिंगारी है, लेकिन इस मशाल को लेकर हमें दूर तक जाना है। मैं इस नैतिक जिम्मेदारी को स्वीकारता हूं और आप सबका सहयोग मांगता हूं। यहीं दिल्ली तक ये कार्यक्रम सीमित ना हो। देश के सभी राज्यों में अगर हम ये कार्यक्रम करेंगे, भले ही प्रदेश के राज्य के राजधानी में ही कार्यक्रम हो, भले ही सिर्फ आज की तरह सिर्फ बुद्धिजीवियों को ही इकट्ठा किया जाए, क्योंकि नेता सिर्फ नेता की खूबी से नेता नहीं बनते। नेताओं की पहचान तब बन पाती है अगर वो अपने इर्द गिर्द व्यवस्था बना पाए, उनके प्रचारक तैयार हो पाए, उनके लिए विचारक तैयार हो पाए, जो गांव की गली कूचे तक राजधानी में कही गई बात को पहुंचा पाए। ये सब कवि चौधरी चरण सिंह जी के साथ उनके विचारक और प्रचारक रहे। और आज विज्ञान भवन में आपको बुलाकर, क्योंकि लोकदल के कार्यक्रम जंतर मंतर पे ज्यादा होते थे जो दिल्ली में होते थे, लेकिन विज्ञान भवन में आज कार्यक्रम हुआ तो शायद सामाजिक वैज्ञानिक आप सब बन गए हो। और जो मुद्दे आज रखे हैं प्रस्ताव में, आप विचारक के रूप में अपने क्षेत्र में जब लौटेंगे, गांव में जब जाएंगे, तो एक एक आदमी कम से कम 100 लोगों को, महिलाओं को, पुरुषों को ये बता सकता है कि आज हमारा उद्देश्य क्या था। आप बताएंगे कि नहीं बताएंगे? आज सामाजिक न्याय कॉन्फ्रेंस का हमने आयोजन किया और सामाजिक न्याय के मतलब तो कई निकाले जा सकते हैं, परिभाषाएं बहुत हो सकती हैं, लेकिन मूल रूप से वो बराबरी है। वह सामाजिक बराबरी और शिक्षा के क्षेत्र में और आर्थिक रूप में जो अवसर मिलते हैं उसमें समान अवसर सबको मिल जाएं, तो ये कहा जाएगा कि सामाजिक न्याय का सिद्धांत
लागू हुआ। और सामाजिक न्याय हमारे देश के लिए सिर्फ कोई आदर्श नहीं है कि वो आदर्श है, हमें वो हासिल करना है, एक ना एक दिन हासिल कर लेंगे, नहीं, ये हमारा हक है, ये एक संवैधानिक संस्कार है। और ये हम लोगों की कमजोरी है कि देश की आजादी के इतने साल बाद भी हमें सामाजिक न्याय को सुनिश्चित करने के लिए देश की राजधानी में कार्यक्रम करने पड़ रहे हैं, जन जागरण अभियान की बातें करनी पड़ रही हैं, क्योंकि जो बाबा साहब अम्बेडकर जी का विजन था और उन्होंने कहा था कि गैर बराबरी दूर करना, संविधान आ गया, देश आजाद हो गया, लेकिन जो क्रांति लानी है वो आज भी हमें लानी पड़ेगी। तो इसलिए चुनौती बहुत बड़ी है। और जब मैं कहता हूं कि संवैधानिक संस्कार है, संविधान के जानकार आप सब यहाँ बैठे हैं, आप जानते हैं कि हमारे भारतीय संविधान में सोशल जस्टिस का जिक्र कितनी बार हुआ है, कितने गंभीरता से हुआ है। कई धाराएं हैं, आर्टिकल 14, 15, 16, 17, कई धाराएं हैं जो बराबरी की बात करती हैं और हमें हक देती हैं कि चाहे हम अकेले नागरिक हों, चाहे हम समूह के रूप में हों, हमारे साथ कोई पक्षपात नहीं कर सकता। और ये जिम्मेदारी है कि जिन लोगों ने सदियों से शोषण सहा है, हम आंख मूंद करके ये सोच लें कि जाति प्रथा समाप्त हो चुकी, या शहर में रहने वाले लोग अब गांव के लोगों की तरफ, ये गवार है, ये जाहिल है, ये तो गांव का साधारण व्यक्ति है, ये हमारे बीच क्या करेगा, ऐसी सोच नहीं रखते। या धर्म के नाम पर, और आप देख रहे हो कि आज देश में क्या माहौल है, जो त्योहार खुशी बांटने की तारीख होती थी, जब हर मोहल्ले में जाकर हम मिठाई खिलाते थे, विशेष पकवान बनते थे घर घर में, और लोगों को निमंत्रण देने की आवश्यकता नहीं थी, लोग खुलेआम एक दूसरे के यहां जाकर वो त्योहार मनाते थे। हम आंख मूंद करके ये सोच लें कि आज धार्मिक आस्था बढ़ रही है लेकिन सांप्रदायिक भावना नहीं बढ़ रही, तो शायद ये सब गलत होगा। चौधरी चरण सिंह जी के विचारधारा की दो बात मैं आपके बीच रखूंगा, जिसके खिलाफ वो, मतलब उनकी किताबें आप पढ़ेंगे, उनके भाषण आप सुनेंगे, उनकी राजनीति को आप बारीकी से समझेंगे तो आप जान जाएंगे कि यही उनकी लड़ाई थी। सबसे पहले द इंपीरियलिज्म ऑफ मॉडर्निज्म, जो ख्याल कि नई विधि, नई तकनीक, फ्री मार्केट आ जाएगा, बड़े प्रोजेक्ट होंगे, और वो बड़े प्रोजेक्ट होंगे ट्रिकल डाउन हो जाएंगे, बड़े आदमी ताकतवर हो जाएंगे तो अपने नीचे वाले मजदूरों का ख्याल रख लेंगे। इस विचारधारा के खिलाफ सदैव चौधरी साहब खड़े हुए। यहां तक कि जब रूसी कोऑपरेटिव मॉडल ज्वाइंट फार्मिंग का प्रस्ताव हुआ, उस समय जो बहुत एक वोग में था, एक फैशन बन गया, एक विचारधारा बड़ी प्रबल लोगों को दिखाई दे रही थी कि आप बड़े बड़े चक बनाइए, बड़े बड़े खेत बनाइए तो उत्पादकता बढ़ जाएगी। और वेस्टर्न इकोनॉमिस्ट ये बात लोगों को गा गा कर, लिख कर बताते थे, और हमारे पास कोई डेटा, कोई आधार लड़ने का नहीं था। उस समय चौधरी चरण सिंह जी ने किताब लिखी, उस समय चौधरी साहब ने कांग्रेस के अधिवेशन में खड़े होकर तर्क दिए और ये बात साबित की कि अगर आप छोटे खेतों में